राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने उन ऐतिहासिक कारणों के ऊपर चर्चा करी जिसकी वजह से गादीपुरी शहर को गाजीपुर नाम मिला। उसके साथ ही उपन्यासकार ये महत्वपूर्ण चर्चा करना नहीं भूले हैं कि नाम बदल जाने से शहरों की संस्कृति या तहजीब नहीं बदल जाती। लोग वही रहते हैं, गलियां वही रहती हैं, मकान वही रहते हैं और उनके संस्कार भी वैसे ही रहते हैं, सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से एरिया में बसा हुआ है गंगौली और उसमें 3 फाटक कितने महत्वपूर्ण हैं और इन फाटकों के आसपास सैयदों के परिवार हैं और बीच में कौन कौन सी दूसरी जातियों जिनमें चमार, भर और अहीर जातियों के मकान भी हैं। और ये सारी कहानी जो है गंगौली के 3 फाटकों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, वो ये कि इस पुस्तक में जितना भी विवरण आया है उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से न देखें। ज्यादातर इसमें जो संस्कारों का जिक्र है वो करीब करीब वैसे ही हैं जैसे हम हिंदू समाज में भी देखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना संयम बरत के कमेंट करिएगा। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए आज के एपिसोड से हम इसका दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो है मेरा गांव मेरे लोग। मेरा गांव मेरे लोग। मैं गोरी दादी के आंगन से भागता हुआ दक्कन वाले 3 गुर्रे में घुस गया। ठोकर लगी, गिर पड़ा। भाई साहब मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे थे। बात यह हुई थी कि बाजी ने धनिया बनाकर बक्स में छुपा रखी थी। तो ये धनिया किस तरह की डिश होती है ये मैंने गूगल सर्च किया, लेकिन मैं इसको पता नहीं लगा सकी कि क्या डिश है। तो यहां पर इसको धनिया समझने की गलती ना करें, ये या ये लिखा हुआ है। तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आखिर ये किस तरह की डिश होती है। बाजी ने धनिया बनाकर बक्स में छुपा रखी थी। हमने देख लिया, धनिया खत्म हो गई। बाजी ने अम्मा से शिकायत करी। अम्मा ने हमें दौड़ा लिया, इसीलिए हम भाग रहे थे। भाई साहब ने लपक कर मुझे उठाया ही था कि अम्मा का हाथ सिर पर दिखाई दिया। मैं तो गिरई मछली की तरह तड़प कर उनके हाथों से निकल गया, लेकिन भाई साहब के बाल अम्मा के हाथों में आ गए। मैं चुपचाप वहां से सरक लिया। सामने ही नईमा दादी की खलवत का छोटा सा दरवाजा था। मैं खलवत में घुस गया। खलवत यानी कि प्राइवेट स्पेस जो होती है, जिसे हम शयन कक्ष भी कह सकते हैं। खलवत के छोटे से आंगन में अमरूद के एक पेड़ के बाद कुछ बचता ही नहीं था। मुश्किल से 2 खटोले पड़ जाते थे। उसमें से एक खटोले पर नईमा दादी लेटी हुई तस्बीह फेर रही थी और उनके सिर के पास से गुजरने वाली अलगनी पर 2 काले कुर्ते, 2 आड़े पजामे और 2 काले दुपट्टे पड़े हुए सूख रहे थे। एक दुपट्टे के कोनों से काला रंग बूंद बूंद टपक रहा था और खटोले की सुतली को भिगो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मंझले दादा के अब्बा को इस नईमा दादी में ऐसी कौन सी बात नजर आई कि उन्होंने एक अच्छी खासी गोरी चिट्टी दादी को छोड़कर इस करइल मिट्टी की पुतली से निकाह कर लिया और फिर इसके लिए उन्होंने ये खलफत बनवाई। नईमा दादी बहरहाल जुलाहिन थी और सैदानियों के साथ नहीं रह सकती थी। पुराने जमाने के लोग इसका बड़ा ख्याल रखते थे कि कौन कहाँ उठ बैठ सकता है और कहाँ नहीं। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती, लेकिन मेरी समझ में तो और भी बहुत सी बातें नहीं आती। मेरी समझ में तो यह भी नहीं आता कि मंझले दा के इकलौते बेटे गुज्जन मियां उर्फ सैयद गजनफर हुसैन जैदी यानी छोटे दा ने एक अच्छी खासी गोरी चिट्टी गोल मटोल चिकनी चुपड़ी हुस्सन दादी को छोड़कर जमुर्रुद नाम की एक रंडी को क्यों रख लिया। क्षमा कीजिए, इसी तरह के शब्द जो हैं वो पूरे उपन्यास में आपको सुनने को मिलेंगे। क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने जुमर्रूद को नहीं देखा था, लेकिन हुस्सन दादी को मैंने अपनी आंखें खोलने से लेकर उनकी आंखें बंद हो जाने तक देखा था। वे बड़ी कंजूस थी मगर बड़ी खूबसूरत थी। जुमर्रूद को गंगौली की किसी औरत ने नहीं देखा था, मगर सभी का यह ख्याल था कि उसने गुज्जन मियां पर कोई टोना टोटका कर लिया है, इसलिए गंगौली की तमाम औरतें ये पक्का यकीन करने लगी थी कि वे बंगालन हैं, हालांकि वह 12 बाकी की थी। तो बंगाल को लेकर इस तरह की बातें
पता नहीं क्यों उड़ाई जाती हैं, इसका कारण मैं आज तक नहीं समझ सकी। मुर्दैया के पाठन के दौरान भी तुलसीराम जी ने भी इसी तरह का जिक्र किया था कि जब भी कोई बंगाल जाने की बात करता था तो घर में हाय तौबा मच जाया करती थी या मोहल्ले में हाय तौबा मच जाया करती थी। ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि बंगाल यदि चले गए तो कोई बंगालन जो है टोना टोटका करके तुम्हारे मर्दों को बकरा या मुर्गा बनाकर अपने पास हमेशा के लिए रख लेगी। तो ये सारी अफवाहें जो है बंगाल के संदर्भ में हमेशा उड़ाई जाती रही हैं और तरह तरह के लिटरेचर में इस बात को लिखा गया है। लेकिन गंगौली की औरतों को गुज्जर मियां से शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई रंडी डाल ली है। रंडी डाल लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हुस्न जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़ना अलबत्ता गुनाह है। तो ये उस समय का माइंडसेट है। पुरुष जो है वो मौज मस्ती के लिए औरतें रख लिया करते हैं, ये उनके लिए बड़ी आम सी बात है, लेकिन औरतों के लिए भी ये बेहद आम बात लगती है। ये पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि औरतें भी इसको बुरा नहीं मानती हैं। बस उनका जो है भरण पोषण बराबर से रहना चाहिए। पुरुष जो है उनको ना छोड़ें, बेशक कितनी भी आगे रख लें। आखिर अतहर मियां ने कानी दुल्हन यानी राबिया बीवी से निभाई कि नहीं, जबकि अतहर मियां की गिनती खूबसूरतों में होती थी, मगर उन्हें खुदा करवट करवट जन्नत दे, उन्होंने कभी कानी दुल्हन का दिल ना मैला होने दिया। जबकि उन्हीं दिनों एक खाहुन पीटी जिनती नाइन की जवानी ऐसी फटी पड़ रही थी कि मियाँ लोग पागल हुए जा रहे थे और हर ब्याहता को इसका धड़का लगा रहता था कि कब उनके आंगन में एक खलवत बन जाएगी। लेकिन अतहर मियाँ ने उनकी तरफ न देखा कि दुल्हन का दिल मैला होगा, और ये मुई जितनी चुई जा रही थी कि उन पर डैश डॉश डॉश डैश। मगर जिस तरह मेरी समझ में नईमा दादी की जमरुद की कहानी नहीं आती, उसी तरह मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि जब रब्बन भी कानी थी और अख्तर मियाँ बिल्कुल चंदे आफताब और चंदे महताब थे, और जितनी नाइन उन पर चुई भी जा रही थी, तो आखिर उन्होंने दामन क्यों नहीं फैलाया। तो ऐसा लगता है कि औरतें जो निम्न जाति की औरतें हुआ करती थीं, वे भी इसी चीज़ में यकीन रखती थीं कि कोई ना कोई उन्हें अपने घर रख ले, जिससे कि उनका भरण पोषण भी बढ़िया से होता रहे। ऐसा पढ़कर मुझे एहसास हो रहा है। बाकी मैं गलत भी हो सकती हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसी के हिसाब से मैं अपना एनालिसिस कर रही हूं। दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी गैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था। शायद ही मियाँ लोगों का कोई ऐसा खानदान हो जिनमें कलमी लड़के और लड़कियां ना हों। तो यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात पढ़ने को मिल रही है कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी रखे जाते थे। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता, वे भी किसी ना किसी तरह कलमी आमों और कलमी परिवार का शौक पूरा कर ही लेते हैं। तो ये भारतीय मुस्लिम समाज की व्यवस्था भी दर्शा रही है कि किस तरीके से घर में खाने के लिए बेशक दाने ना हो, लेकिन मौज मस्ती का सारा साजो सामान इकट्ठा होना चाहिए। बस एक मीर अतहर हुसैन जैदी ने ऐसा नहीं किया। वे पूरा साल अफीम खा खा कर मुहर्रम की तैयारियों में सर्फ कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही मुहर्रम की तैयारियों में गुजार दी। सच तो यह था कि उन दिनों सारा साल मुहर्रम के इंतजार में ही कट जाता था। ईद की खुशी अपनी जगह, मगर मुहर्रम की खुशी भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी। तो हर पैराग्राफ में एक ना एक चौंकाने वाला तथ्य। मैं बचपन से ही मुहर्रम को जो है वो शोक पर्व समझा करती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पढ़ने को मिल रहा है कि मुहर्रम का भी इंतजार रहता था और उसके आने पर भी लोग बड़ी खुशियां मनाते थे। आगे पूरा जिक्र है, सुनिएगा ध्यान से। बकरीद के बाद से ही मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती थी। दद्दा मरसिए गुनगुनाना शुरू कर देते थे। अम्मा हम सबके लिए काले कपड़े सीने में लग जाती और बाजी नौहों की बयाजें निकाल निकाल कर नई नई धुनों की मश्क करने लगती। उन दिनों नौहों की धुनों पर फिल्मी म्यूजिक का कब्जा नहीं हुआ था। नौहों की धुनें देहातों, कस्बों और छोटे मोटे शहरों की लोक धुनों की तरह सादा और साथ ही साथ गंभीर हुआ करती थी। तो ये जिक्र बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने आसपास जागरण होते हुए देखते हैं, और जागरण में जितने भी गाने बजाए जाते हैं, माता की भेंटें गाई जाती हैं, वो सारी की सारी फिल्मी धुनों पर आधारित होती हैं। हालांकि तारा रानी की कथा मुझे याद है, बचपन में सुनी है, वो एक पक्की भेंट मानी जाती है। और जब बाजी अम्मा
या कोई और खाला या फूफी काले कपड़े पहनकर नौहा पढ़ने खड़ी होती तो सोते सोते सकीना ये कह उठती, शह का सीना नहीं तो सकीना नहीं। तो बयाज संभालने वाली कलाइयां एकदम से बदल जाती। सुनने वालों को ऐसा मालूम होता जैसे नौहे की आवाजें खास दमिश्क के बंदी घर से आ रही हैं, और देखने वाले आंखें देख लेती कि एक जमींदोज कैद खाने में हुसैन की बहन जैनब हुसैन की चहेती बेटी सकीना को बहलाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मुस्लिम रीति रिवाजों की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहानी जो है मुझे लगता है एक धार्मिक महत्व की है। लेकिन सादगी दुकानों पर तो मिलती नहीं। लखनऊ के बारे में तो मैं जानता नहीं, गाजीपुर के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि गंगौली के सैयद खानदानों में मुहर्रम एक रूहानी ईद से कम नहीं हुआ करती थी। नौहों की धुनें इस एहतियात से बनाई जाती कि ईद की सेवैयां शर्मा जाएं। भाई साहब 1 महीना पहले से ही मातम की प्रैक्टिस शुरू कर देते। मुझे दोनों हाथों से मातम करना नहीं आता। भाई साहब मातम के कलाकार हैं। उन्होंने बहुत जोर मारा कि मैं सीख लूं किसी तरह, लेकिन मैंने दोनों हाथों से मातम करने की कला सीख कर न दी। तो यहाँ पर व्यंग्य भी है अपने समाज के रीति रिवाजों के ऊपर। मगर हम दक्षिण पट्टी वालों के लिए मातम कोई मसला नहीं था। उत्तर पट्टी वाले हमारे मुकाबले में मातम कर ही नहीं सकते थे। हमारी पट्टी में लड़कों और जवानों की तादाद ज्यादा थी। नबी मुहर्रम के आते आते तो अम्मू विद इन ब्रैकेट चाचा, चाचा बच्चा, शब्बर दा, अग्गू दा, हम्माद दा, फुन्नन दा, अब्बू दा, सिबतू दा, हामिद दा, और हद तो ये है कि गोरे दा और गुज्जन दा भी बढ़ चढ़कर मातम के लिए हाथ लगाने लगते थे। और मातम इतना जोरदार हो जाता था कि हानियों और कवलों और फानूसों की बिल्लूरी कलमें मातम की गमक से कांप उठा करती थी, और शहनशीन में लगे हुए पटकों में जरी के फूल पिघल कर आंसू की बूंद बन जाते थे। बस सवाल रह जाता था बेहोश होने का। उत्तर पट्टी में मशू भाई को मातम करते करते बेहोश हो जाने की कला आती थी। वे 8वीं और शाम गरीबा की मजलिस में हर साल बेहोश हो जाते थे। हमारी पट्टी में कोई बेहोश होने वाला नहीं था, इसलिए जब हकीम अली कबीर या रशीद मियाँ या उत्तर पट्टी का कोई बुजुर्ग बेहोश मशू भाई के मुंह पर केवड़ा छिड़कता तो दक्षिण पट्टी के लड़कों और जवानों पर घड़ों पानी पड़ जाता। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है ये खासा व्यंग्य शैली में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मुहर्रम की तैयारी किस तरह हुआ करती थी और किस तरह रोने के नाटक के लिए लोग अपने आप को तैयार किया करते थे। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। बचपन में मैंने बहुत सारे, मैं एक धार्मिक परिवार से हूं और अभी भी मेरे रिश्तेदार बेहद धार्मिक हैं, हद धार्मिक। माता की चौकी करवाना, नवरात्रे पे जागरण करवाना, नवरात्रे पे कीर्तन भजन करवाना, ये सब मैंने बचपन से ही देखा है। और देखा है कि भजन मंडलियों में किस तरीके से ये नौटंकीबाज औरतें होती हैं जो अपने ऊपर माता आने का ढोंग करती हैं। तो ये सारा विवरण जो है बिल्कुल उससे मैच करता है कि लोग किस तरीके से ढोंग किया करते हैं धार्मिक आयोजनों में। सब सोचते कि लानत है हम पर, यानी हम अपनी पट्टी की मजलिस में बेहोश तक नहीं हो सकते। इसलिए बकरीद के बाद से ही मैं बेहोश होने की मशक करने लगा। मगर जब बेहोश होकर गिरता तो बड़ी चोट लगती और मैं भाई साहब के साथ सिर जोड़कर बेहोश होकर गिरने की तरकीब निकालने में जुट जाता जिसमें चोट ना आए। दक्षिण पट्टी के लड़कों की एक पूरी टीम में तरकीब सोचने में साल भर लगी रहा करती। मेरे और भाई साहब के सिवा तन्नू भाई, गिग्गे, अदनन, फुन्नन दा का लड़का मुमताज, हामिद दा का लड़का छम्मू, उसके भतीजे फुट्टू और हसनमा वाजिद दा का लड़का फिद्दू, सभी लड़के रिहर्सल में लगे रहते थे। मगर हर साल होता यही कि मशू भाई बेहोश हो जाते और हम सब मुंह देखते रह जाते। अच्छा, अगर हम मशू भाई को बेहोश ना होने दें तो? मैंने भाई साहब से कहा। गुनाह हुई है, भाई साहब बोले। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि चोट लगे तो ठेंगे से लगे, मगर अब के मैं 9 की सुबह वाली मजलिस में बेहोश जरूर होऊंगा, पट्टी की आबरू तो रह जाएगी। ये फैसला करके मैं बहुत खुश हुआ और तेजी से उस दिन की राह देखने लगा जिस दिन लॉरी आकर फाटक पर खड़ी होगी और बशीर मंजिल का काफिला गंगौली के लिए रवाना होगा। खुदा खुदा करके वह तारीख आ गई।
जब सामान लद चुका और सवारियां बैठ चुकी तो चची ने अम्मा को एक गिलौरी देते हुए कहा, इस साल तो अग्गू मामू के हां से भी लौरी ही जाने वाली है। मतलब कि यहां से भी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो भाषा थोड़ी अटपटी है, इसलिए कभी कभी मैं बीच में अटक भी जा रही हूं। एक बड़े घरेलू किस्म के सादे से जुमले में गहरा तंज था। उस वक्त मैं उसे समझ नहीं पाया, लेकिन अम्मा समझ गई और मुस्कुराने लगी। बात यह थी कि उत्तर और दक्षिण पट्टी के मामले में तो हम लोग एक थे, लेकिन खुद दक्षिण पट्टी में सब खैरियत नहीं थी। आपस में बड़ी पट्टेदारी चला करती थी। कहते हैं कि अब्बूदा के हाथ किसी जागीरदारनी के मरने के बाद बड़ी दौलत आई। ये मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने दद्दा और कमूरपुर वाली छुटकी दद्दा और मुस्लिम दा और फुन्नन दा से ये सुना है कि जब रानी साहिबा मरी तो अब्बू ने एक भंगिन को पट्टी पढ़ाई, उसे शादी के सब्ज बाग दिखाए, चुनाचे उसके टोकरे में खजाना काटा गया, सोने की ईंटें और अशरफियां पाखाने में छुपाकर महल से निकाली गई। वे भंगिन भी दौलत के ढेर के साथ गंगौली आई। जाहिर है कि किसी सैये दानी ने उसे मुंह नहीं लगाया, बस बात फूट निकली। पुलिस ने इधर उधर सूंघना शुरू किया। अब्बूदा ने सारा माल अपने रिश्तेदारों के घरों में छुपा दिया। जब मामला दबा तो रिश्तेदारों ने रकम भी दबा ली। दादा बेचारे कुछ कर भी ना सके, लेकिन दादा बिल्कुल कंगाल नहीं हो गए थे। उनके पास फिर भी काफी माल बच रहा था। चुनाचे इन्हें इक्के पर तकलीफ होने लगी और उन्होंने एक लॉरी खरीद ली। फुन्नंदा उसके कंडक्टर बनाए गए। थोड़े ही दिनों बाद लॉरी खराब होकर जो खड़ी हुई तो फिर नहीं चली। चची ने जो लॉरी वाली बात कही थी, इसमें इस लॉरी की तरफ इशारा छुपा हुआ था, इसलिए अम्मा मुस्कुरा दी थी। हमारे घर और अग्गूदा के घर में कुछ यूं भी चला करती थी। हमारे यहाँ कुछ बनता तो उनके यहाँ भी फौरन वही चीज तैयार होने शुरू हो जाती। वहां कोई काम होता तो हमारे यहाँ भी हाथ लग जाता। मतलब जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना, रीस करना, रीसबाजी, वही जिक्र है। इसलिए जब हम लोगों ने लॉरी पर गंगौली जाना शुरू किया तो उनके घर वाले कैसे ना जाते। कई बरस तो वे लोग केवल इसलिए लॉरी से ना जा सके कि जो लॉरी उन्हें मिलती थी वे हमारी लॉरी से खराब होती थी। तो इस तरह की भी रीस हुआ करती थी। इसलिए चौपालों, डोलियों और इक्कों से काम चलता था। फिर एक नई लॉरी मिल ही गई। बात यह है कि वे लोग हमें छोटा समझते हैं, क्योंकि अब्बा को पीरपुर की रियासत से पढ़ने के लिए 5 रुपए माहवार का वजीफा मिला करता था। इसी वजीफे के बल पर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म की थी और अग्गूदा और अब्बूदा ने पढ़ाया था, और वह हीवेट हॉस्टल में बड़ी शान से रहा करते थे। अग्गूदा की बीवी मौका निकालकर उस वजीफे की बात जरूर शुरू करती थी। इसलिए इन दोनों घरों के मर्दों के संबंध तो अच्छे थे, या कम से कम अच्छे लगते थे, मगर औरतों में ये तनाव साफ साफ दिखाई देता था। अग्गूदा की बीवी तो फिर भी जरा सीधी थी, मगर अब्बूदा की बीवी आफत की परकाला थी। हम कहते हैं ना, आफत की पुड़िया थी, आफत की चिंगारी थी। वे तो खैरियत थी कि दद्दा खानदान में सबसे बड़ी थी। अम्मा बिल्कुल बेजबान पर बहुत ही सटीक थी, इसलिए बात कभी हदों से आगे न बढ़ सकी। खुद अम्मा और चची में नहीं बनती थी, मगर क्या मजाल जो किसी को पता चल जाए। अम्मा रोज एक बार अम्मू के घर जाती और एक बार चची हमारे यहाँ जरूर आती थी, और दोनों में इस कदर घुल मिलकर बातें होती थी कि सगी बहनें भी क्या करती होंगी। ये बात तो मुझे अम्मा और चची के मरने के बरसों बाद मालूम हुई। दूसरी चची और बाजी में तकरार हो गई। चची ने अम्मू से शिकायत की। तब अम्मू ने नसीहत के तौर पर चची को ये बात बताई। मैं मौजूद था, इसलिए ये बात मुझे मालूम हो गई। मेरे ख्याल में मेरे दूसरे भाई बहनों को ये बात शायद आज भी मालूम न हो। मुन्नी और सुरैया को तो शायद पहली चची याद भी ना होंगी, क्योंकि उनके मरने के वक्त ये दोनों बहुत छोटी थी। चची बड़ी छोटी सी थी और बेहद खड़ी उर्दू बोलती थी। हम लोग उर्दू नहीं बोलते। अब्बा ने चूंकि फैजाबाद और लखनऊ से पढ़ा है, इसलिए वह तो उर्दू बोलते हैं। बाजू शादी के बाद लखनऊ की हो गई, इसलिए कभी कभार वे भी उर्दू बोल लेती हैं, मगर हम लोग आज भी वही जबान बोलते हैं जो जबान अम्मा बोला करती थी, और जो जबान नसीबा बुआ बोला करती थी, और जो जबान मत्तो बुआ उर्दू और ईदू और रऊफ की थी, और जो जबान गंगौली के मीर साहिबान की यानी भोजपुरी उर्दू। मेरी छोटी बहन अफसरी 12-15 बरस से दिल्ली में रह रही है, मगर अब तक उसे उर्दू बोलना नहीं आ सका है। वह आज भी वही अम्मा के दूध के साथ पी हुई
भोजपुरी उर्दू बोलती है। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि औरतें अक्सर जो है वो घर में बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर जो है अपनी माँ का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है पिता के मुकाबले। तो इसीलिए यदि माँ पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे भी उतने ही सलीकेदार होंगे। लेकिन मुझे चची की बोली बहुत अच्छी लगा करती थी। मैं उनकी बातें सुनने के लिए घंटों उनके पास बैठा रहता था। वे जब तक जिंदा रहीं अपनी खड़ी बोली की वजह से हमारे घर के वातावरण में अजनबी रहीं। तो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो भी अनपढ़ माहौल में जो है आउटकास्ट कर दिए जाते हैं। चची के अलावा खड़ी उर्दू सुनने का मौका टामी बाई से मिला करता था। टामी अपने जमाने की मशहूर वैश्या थी। रिटायर होने के बाद वह शिव भक्त हो गई थी और शहर के बाहर एक बाग में रहने लगी जो उनकी जवानी के जमाने में उन्हें एक रईस ने दिया था। उनके लड़के ने उन पर पतिता होने का इल्जाम लगाया और मुकदमा कायम कर दिया। टामी ने अब्बा को वकील किया। चुनाचे वे मुकदमे की मिसल लेकर अक्सर आया करती थी। उनके साथ चांदी का एक खूबसूरत खास दान हुआ करता था जिसमें सफेद पान की नन्ही नन्ही गिलौरियां हुआ करती थीं। खुद गिलौरी खाने से पहले वह खास दान अब्बा के सामने बढ़ाती। अब्बा इनकार कर देते। तब वह मुंह में गिलौरी रखने के बाद मुकदमे की बात शुरू करती और मैं अब्बा की घूमने वाली कुर्सी का पुश्ता पकड़कर खड़ा हो जाता। वे बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन टामी बाई की आवाज इतनी अच्छी थी और उनकी बातों में इतना रस हुआ करता था कि मुझे उन पर जैसे जादू हो जाया करता था। मुझको ये बात टामी की बातें सुनकर मालूम हुई कि शब्द की कोई हैसियत नहीं होती। शब्दों से परिचित हुए बिना भी बातें सुनी और समझी जा सकती हैं। एक दिन मैं उनके पास जा बैठा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, जीते रहिए। मैंने घबरा कर उन्हें सलाम किया। वे हंस पड़ी। उस वक्त वे अपने मुंह में रखने के लिए गिलौरी निकाल चुकी थी। मैं बोली, खाएगा? मैं तो कब से उन गिलौरियों पर जान दिए हुए था मगर फिर भी इनकार कर दिया। मगर जिसकी जिंदगी नौजवानों और बूढ़ों के इनकार से इकरार निकलवा लेने में गुजरी हो, उसके सामने 6-7 साल के बच्चे के इनकार की हैसियत ही क्या हो सकती थी। उन्होंने मुझे गिलौरी खिला दी। वे गिलौरी अजीब थी, मुंह में आते ही बिल्कुल पिघल गई। लेकिन टामी बहरहाल रंडी थी, इसलिए मुझे यह ख्याल सताने लगा कि शायद मैंने उनकी गिलौरी खाकर कोई भूल की है, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। तो यह कदा इसी तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई है। भाई साहब हिसाब हिजारत में उलझे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। का है? उन्होंने पूछा। हम टामी का पान खा लिया है। मैंने बिसूर कर कहा, वो रंडी है ना, फातिमा दादी से पूछो। मैं चोरों की तरह अपने आंगन से रेंग कर फुक्कू के छोटे से घर में चला गया। फुक्कू निहायत मोटी थी, एक पलंग पर पड़ी रहा करती थी। उस वक्त भी पलंग पर पड़ी हुई थी और दमड़ी बो उनके पांव दबा रही थी। रफी फूफा भी बगल वाले पलंग पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। जरा 2 मुक्कियां तो लगा दो। फूफा का हिसाब बड़ा अजब गजब हुआ करता था। उनके यहाँ 2 का मतलब 200 भी हो सकता था और 2000 भी हो सकता था, लेकिन उनका हुक्म टालना आसान नहीं था। वे बड़े गुस्सेवर थे। फूफा यूं तो गोहाना मोहम्मदाबाद के एक मामूली जमींदार थे, लेकिन उन्हें फूफी की बहुत बड़ी जायदाद मिल गई थी, तो वे नवाब साहब कहे जाने लगे थे और फिर वे नवाब साहब हो भी गए थे। उनके छोटे भाई नजमुल मियाँ कभी कभी आते थे तो फूफा के घर की गरीबी का ठीक पता चल जाता था। काफी करारा व्यंग किया हुआ है। नजमुल मियाँ को अफीम खाने का शौक था, लेकिन अफीम के लिए पैसे उनके पास कभी नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे फसल पर पोस्ते के खोल खरीद लिया करते थे और साल भर उन्हीं को उबाल उबाल कर पिया करते थे। तो पोस्ता माने पॉपी सीड्स, अफीम के दाने या खसखस खाने में भी यूज होता है। जब उसके लिए भी पैसे ना होते तो वह अफीम की कोठी से पैकिंग के टाट खरीद लाते। फिर वे टाट उबालते और उस उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाली जाती और वे सारा सारा दिन वही चाय पिया करते। तो गरीबी में भी लोग जो हैं कुछ ना कुछ साधन जुटा ही लिया करते थे अपनी मौज मस्ती का। और बाहर की ड्योड़ी में फूफा के नौकर करीम के पास एक बस खट पर पड़े रहा करते। नजमुल मियाँ नवाब साहब से ज्यादा करीम के भाई मालूम होते थे। मैंने तो उन्हें कभी दस्तर
ख्वान में देखा नहीं। पर हुद्दन फुफ्फू खाना निकालने बैठती तो पहले फूफा की सैनी तैयार होती। चीनी के नफीस बर्तनों में कई तरह के सालन निकलते, छोटी छोटी प्यालों में कई तरह की चटनियां निकाली जाती, अचार और मुरब्बा निकलता। एक प्याले में ओटा हुआ गाढ़ा गुलाबी दूध होता जिस पर 3 उंगल मोटी मलाई होती। फूफा के खाने के बाद दमड़ी और उसकी बीवी का खाना निकलता। दमड़ी इसी घर में पला था। फिर करीम और नजमुल मियाँ का ताम चीनी या तांबे की प्लेट में भात निकाल दिया जाता। फिर उसी भात पर तय करके चपातियों की 2 जोड़ियां रख दी जाती, यानी 8 चपातियां। एक प्याले में दाल और एक में बड़े का कलिया। दमड़ी वो एक हाथ में करीम का खाना उठाती और दूसरे में नजमुल मियाँ का। वे खाना लेकर दरवाजे तक जाती, आवाज देती। नजमुल मियाँ हाथ बढ़ाकर अपना खाना ले लेते और करीम अपना। इसके बाद दमड़ी वो बावर्ची खाने में लौट आती और दमड़ी के खाने की सैनी लेकर अपनी खलवत में चली जाती। तो गरीब रिश्तेदार जो होते हैं उनकी क्या अहमियत होती है परिवारों में, ये भी आप समझ सकते हैं। अपने ही देवर को नौकर के साथ खाना सबसे आखिर में देती हैं। दमड़ी को चूंकि फुफ्फू की अम्मा यानी हमारी छुटकी दद्दा ने पाला था, इसलिए हम लोग उसी दमड़ी चा कहा करते थे और वे अब्बा और अम्मू को भैया कहा करती थी। छुटकी दा ने उसे किताबों की एक दुकान खरीदवा दी थी। एक दिन उस पर एक बोर्ड लगा दिया, नादिर अली ताजिर कुतुब। ये दमड़ी आदमी बड़े रख रखाव का था। चूड़ीदार पाजामे पर लंबी अचकन पहना करता था और उसने ईरानी टोपी को छोड़कर जिंदगी भर कोई और टोपी नहीं पहनी। इसलिए वह थोड़े ही दिन बाद नादिर अली से एस नादिर अली बना और फिर सैयद नादिर ताजिर कुतुब हो गया। लेकिन दमड़ी वो जिस तरह बेनाम आई थी उसी तरह बेनाम रह गई। अब इसके आगे का जिक्र जो है, किस तरीके से औरतों को भी कैटेगराइज परिवार में कर दिया जाता था। जो औरत रईस खानदान से आती थी उसकी कितनी अहमियत होती थी, ये सब कुछ हम जो है अगले एपिसोड में लेंगे। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। बहुत सारे किरदार हैं, उनको समझने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है मुझे भी, और मुझे लगता है आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में चर्चा को हम जारी रखेंगे। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।